नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रूसी सैनिकों की नई चाल, माइन बिछाकर खाली कर रहे यूक्रेन के इलाके। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राष्ट्रपति ने भंग की संसद, 90 दिनों के अंदर होंगे चुनाव, पाकिस्तान में बड़ा सियासी भूचाल। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका के सबसे वरिष्ठ सांसद ने की पीएम मोदी की प्रशंसा, कहा रूस यूएस के बीच कर रहे शांति का प्रयास। चौथी खबर में जिक्र होगा कि वोकल फॉर लोकल और चीनी सामान के बहिष्कार का दिख रहा है असर, चीनी खिलौनों के आयात में 50% गिरावट। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फिर से डराने लगा है कोरोना, चीन के शंघाई में खौफनाक हालात, ब्रिटेन में एक सप्ताह में 50 लाख केस, अन्य देशों के हाल भी आपको बताएंगे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। रूसी सैनिकों की नई चाल, माइन बिछाकर खाली कर रहे यूक्रेन के इलाके। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के उत्तरी इलाके से पीछे हट रहे रूसी सैनिकों की नई चाल सामने आई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस के सैनिक यूक्रेन के इलाके को खाली करते समय वहां माइन बिछा रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने कीव के नजदीक रूसी कब्जे वाले 30 गांव और कस्बों को छुड़ा लिया है। बता दें कि पिछले सप्ताह रूस ने ऐलान किया था कि वो जंग के दौरान पूर्वी यूक्रेन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उत्तरी इलाके कीव और चेर्निहाइव से सेना कम करेगी। एजेंसी के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने शनिवार को वीडियो जारी कर कहा कि दुश्मन हमारे देश के उत्तरी इलाके छोड़कर जा रहे हैं। ये प्रक्रिया धीमी जरूर है, लेकिन इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कुछ जगहों पर रूस के सैनिकों को खदेड़ कर बाहर किया जा रहा है, तो कुछ इलाकों वो खुद ही छोड़ दे रहे हैं। दोस्तों, ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूसी सैनिक घरों, सामानों और यहाँ तक कि लोगों के शवों के पास भी माइन बिछा कर जा रहे हैं। वहीं चेर्निहाइव के गवर्नर ने ज़ेलेंस्की के दावों को दोहराया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपति ने भंग की संसद, 90 दिनों के अंदर होंगे चुनाव, पाकिस्तान में बड़ा सियासी भूचाल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की संसद ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसके बाद इमरान खान ने देश को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने का फैसला सही है। वहीं संसद भंग होने के बाद अब 90 दिन के भीतर चुनाव होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री इमरान खान की सिफारिश पर राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने संसद को भंग कर दिया। कहा जा रहा है कि 90 दिनों के अंदर अब वहां पर चुनाव होंगे। इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं स्पीकर के फैसले पर पाकिस्तान को बधाई देता हूं और अविश्वास प्रस्ताव हमारे खिलाफ एक विरोध साजिश थी। पाकिस्तान को तय करना चाहिए कि उन पर कौन शासन करे। किसी भी विदेशी ताकत को ये तय करने का हक नहीं है। मैंने राष्ट्रपति को विधानसभा भंग करने के लिए कहा है और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होना चाहिए। मैं पाकिस्तान के लोगों से चुनाव की तैयारी करने का आह्वान करता हूं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका के सबसे वरिष्ठ सांसद ने की पीएम मोदी की प्रशंसा, कहा रूस यूएस के बीच कर रहे शांति लाने का प्रयास। यहाँ दोस्तों, अमेरिका की एक शीर्ष सांसद ने यूक्रेन पर अमेरिका और रूस के बीच शांति कायम करने के प्रयासों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। साथ ही उम्मीद जताई कि उनके प्रयास क्षेत्र में शांति बहाल करने में मददगार होंगे। मोदी ने शुक्रवार को भारत की यात्रा पर आए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव से कहा था कि भारत यूक्रेन संकट का हल करने के लिए शांति प्रयासों में किसी भी तरीके के योगदान देने के लिए तैयार है और उन्होंने युद्धरत देश में हिंसा पर तत्काल रोक लगाने का आह्वान किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वोकल फॉर लोकल और चीनी सामान के बहिष्कार का दिख रहा है असर, चीनी खिलौनों के आयात में 50% की गिरावट। जहां दोस्तों, चीनी सामानों की भारतीय बाजार में बाढ़ के बाद भारत सरकार आयात शुल्क में वृद्धि कर इस प्रवाह को रोकने का प्रयास कर रही है। चीनी सामानों की भारतीय बाजार में बढ़ती उपस्थिति से घरेलू कारोबारियों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। ऐसे में भारत सरकार लगातार लोगों से स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल का आह्वान कर रही है। लद्दाख में भारतीय और चीनी सेना के बीच जारी गतिरोध के बीच भारत में आम लोगों के मध्य भी चीनी उत्पादों के प्रति रोष व उनका बहिष्कार देखने को मिला है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोकल फॉर लोकल के नारे का अब असर होता दिख रहा है। दरअसल चीन से भारत में आयात होने वाली वस्तुओं में से एक बड़ा हिस्सा खिलौने का है और सरकार व आम लोगों के प्रयास से इसे तगड़ी चोट पहुंचाई गई है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार 2018-19 में भारत ने 45.7 करोड़ डॉलर के चीनी खिलौना का
आयात किया था, लेकिन 2021-22 तक चीनी खिलौनों का आयात घटकर 20.6 करोड़ डॉलर रह गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन के शंघाई में खौफनाक हालात, ब्रिटेन में एक सप्ताह में 5 लाख केस, अन्य देशों के हाल भी आपको बताएंगे। आपको बता दें दोस्तों कि भारत में भले ही कोरोना के मामले कम हो रहे हों, लेकिन कई अन्य देशों में ये फिर से तबाही मचाने लगा है। ग्लोबल मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार चीन, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई ऐसे देश हैं जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है। जानते हैं इन देशों में कोरोना से किस तरह के हालात हैं। चीन में आए दिन कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,146 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जो करीब 2 साल पहले पहली लहर के चरम के बाद से सबसे अधिक है। शंघाई में एक दिन में रिकॉर्ड 8,226 केस दर्ज किए गए हैं। देश के कई प्रांतों में बेहद ही खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल गया है, जिससे लोगों के बीच एक बार दहशत का माहौल फिर से बन गया है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि चीनी प्रशासन ने देश की वित्तीय राजधानी शंघाई में लॉकडाउन लगा दिया है और इस दौरान लोगों को घर में रहने के लिए कहा जा रहा है। बाहर निकलने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और इतना ही नहीं, शहर में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप पड़ गई हैं। विदेशों को निर्यात किए जाने वाले सामानों की सप्लाई रोक दी गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोहन भागवत ने कश्मीरी हिंदुओं को किया संबोधित, बोले इस बार ऐसा बसना है कि फिर कोई उजाड़ ना सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक मोहन भागवत ने रविवार को नवरेह महोत्सव के मौके पर कश्मीरी हिंदू समुदाय को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। 1 से 3 अप्रैल तक जम्मू में संजीवनी शारदा केंद्र की तरफ से 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तीसरे दिन सरसंघ संचालक ने कश्मीर हिंदू समुदाय को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान कश्मीरी हिंदू समुदाय को नवरेह के शुभ त्योहार पर अपनी मातृभूमि में लौटने के लिए प्रोत्साहित किया गया और इस दौरान मोहन भागवत ने कहा कि अब संकल्प पूर्ति का समय नजदीक है। अब की बार अपनी मातृभूमि में ऐसे बसना है कि फिर कोई उजाड़ न सके, सभी के साथ मिलजुल कर रहना है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बूथ की बैठक से देवभूमि में चुनावी शंखनाद करेंगे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जी हां दोस्तों, 4 राज्यों में मिली जीत के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश में पार्टी की सबसे छोटी इकाई बूथ की बैठक में देवभूमि में चुनावी शंखनाद करेंगे। इसके बाद एक मंडल की भी बैठक लेंगे। हालांकि अभी ये तय नहीं है, लेकिन संभवतः ये पाटवा मंडल में हो सकता है, क्योंकि नड्डा पाटवा के रास्ते ही हिमाचल जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि राजस्थान से आ रही है। प्रदेश में राज की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी, कल के लिए गाइडलाइन कर दी गई तय। जी हां दोस्तों, जिले के सवाई माधोपुर दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एसटी मोर्चा के सम्मेलन के बाद भरतपुर संभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और नड्डा के साथ इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और भरतपुर संभाग के तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। इस बीच 2023 को लेकर के पार्टी की तरफ से गाइडलाइन तय की गई है कि किस तरह से पार्टी पूर्वी राजस्थान में काम करेगी, किस तरह जनता तक पहुंचेगी, बीजेपी के अभियान पन्ना प्रमुख की भूमिका और किस तरह पन्ना प्रमुख अपना काम करेंगे। 2023 को लेकर विशेष लक्ष्य बीजेपी ने तय किया है। जेपी नड्डा ने भरतपुर संभाग के बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी ने 42 साल बाद मोदी शाह की अगुवाई में बनाया नया रिकॉर्ड, 8 साल में 46 सांसद जोड़े। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी शाह राज्य में राज्यसभा में पहली बार बीजेपी ने सेंचुरी मारी है। उच्च सदन में बीजेपी ने रिकॉर्ड कायम करते हुए अपने सांसदों की संख्या 101 कर ली है। 2004 के बाद ज़्यादा तेजी आई और इस दौरान पार्टी ने 46 सांसद जोड़े। गौरतलब है कि 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की नींव रखी गई थी और पार्टी ने 42 साल का सफर तय करते हुए राज्यसभा में ये उपलब्धि हासिल की। इससे पहले कांग्रेस ने ये जादुई आंकड़ा 1988 में टच किया था और महज 2 साल शिखर पर रही थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवपाल यादव का साथ मिला तो यादव वोट बैंक में सेंध लगा सकती है भाजपा, अखिलेश यादव को लगेगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के रवैये से आहत विधायक शिवपाल सिंह यादव अपने समर्थकों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। उन्होंने शनिवार को भी पार्टी कार्यालय में प्रसपा से जुड़े वरिष्ठ नेताओं के साथ मंत्रणा की। हालांकि भाजपा में जाने के सवाल पर चुप रहे। उन्होंने कहा कि अगले कदम के बारे में जल्द ही घोषणा करेंगे। अगर शिवपाल भाजपा में शामिल होते हैं तो यह अखिलेश व सपा के लिए बड़ा झटका होगा। साथ ही मिशन 2024 के तहत यादव वोट बैंक में सेंध लगाने में
जुटी भाजपा का ये बड़ा कदम होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दूसरे कार्यकाल में पहली बार बनारस में सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक, कहा शिकायतों के निस्तारण में टाल मटोल बंद करें अधिकारी। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनने के बाद पहले बनारस दौरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कड़े तेवर में दिखे। विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने का निर्देश दिया। कहा कि IGRS पोर्टल पर शिकायतों का त्वरित निस्तारण जरूरी है, इसमें किसी प्रकार का टाल मटोल बर्दाश्त नहीं होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस के अंदर घुसकर हमला करना यूक्रेन को पड़ेगा भारी, पुतिन के करीबी ने दे दी बड़ी धमकी। जी हाँ दोस्तों, रूस ने दावा किया है कि यूक्रेनी हेलीकॉप्टर ने सीमा पार करके उनके इलाके में एक पेट्रोलियम डिपो को हमला किया है और इस हमले के कारण पेट्रोलियम डिपो में भयंकर आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। यह हमला रूसी सीमा में लगभग 40 किलोमीटर अंदर स्थित बेलगोरेड शहर के नजदीक किया गया है और हमले के बाद रूस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इससे दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं बनती हैं। उधर यूक्रेन ने दावा किया है कि इस हमले में उसकी सेना का कोई हाथ नहीं है। कुछ दिन पहले ही यूरोपीय देशों ने चेतावनी देते हुए कहा था कि रूस अपने आक्रमण को सही ठहराने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एक्सपर्ट्स का दावा, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे इमरान खान, कहा यूएस को किया नाराज, रूस से भी कुछ नहीं मिला। जहाँ दोस्तों इमरान खान खुद तो सियासी संकटों का सामना कर ही रहे हैं, उन्होंने अपने देश यानी पाकिस्तान के खिलाफ भी साजिश रच दी है, ऐसे विशेषज्ञों का मानना है। उनका कहना है कि पीएम इमरान खान के कार्यों ने आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को मुश्किल की स्थिति में डाल दिया है। इसका कारण है कि अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंध हैं। हाल ही में मॉस्को की यात्रा के बावजूद प्रधानमंत्री रूस का भरोसा जीतने में सफल नहीं हुए। शनिवार को लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान कश्मीरी नेता शब्बीर चौधरी के साथ बातचीत में भारत और पाकिस्तान की भू राजनीतिक स्थिति के एक विशेषज्ञ ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के असली चेहरे पर प्रकाश डाला। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। खस्ता हाल हो चुकी है अर्थव्यवस्था, उसके बाद भी श्रीलंका में इमरजेंसी लागू, भारत ने भेजा 40,000 टन डीजल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीलंका में खाने पीने के साथ जरूरी चीजों की कमी हो जाने पर आगजनी, हिंसा, प्रदर्शन, सरकारी संपत्तियों में तोड़फोड़ की गई है। लंबे पावर कट और ईंधन की कमी ने लोगों की दिक्कतें और बढ़ा दी है और देश में बिगड़ते हालात देखकर राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने आपातकाल लागू कर दिया है। श्रीलंका का आर्थिक संकट अब लोगों के जी का जंजाल बन चुका है। वही वजह है कि देश भर में आगजनी, हिंसा, प्रदर्शन, सरकारी संपत्तियों में तोड़फोड़ चल रही है। लंबे पावर कट, खाने पीने की चीजें समेत श्रीलंका कई दिक्कतों से जूझ रहा है। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने आपातकाल लागू कर दिया है। श्रीलंका में आपातकाल 1 अप्रैल से लागू किया गया और श्रीलंका के राष्ट्रपति कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि देश में कानून व्यवस्था कायम रखने, आवश्यक चीजों की सप्लाई को जारी रखने के लिए यह फैसला लिया गया। पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया और कोलंबो और उसके आसपास के इलाकों में शुक्रवार को कर्फ्यू लगा दिया ताकि छिटपुट विरोध प्रदर्शन को रोका जा सके। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर हुआ हस्ताक्षर, पीएम मोदी बोले द्विपक्षीय रिश्तों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण। जी हाँ दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतरिम व्यापार समझौता हस्ताक्षर हो चुका है। इस हस्ताक्षर के साथ ही कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी समेत 6000 से ज़्यादा व्यापक क्षेत्रों के भारतीय निर्यातकों को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में तुरंत शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर वर्चुअल हस्ताक्षर समारोह में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया नेचुरल पार्टनर हैं और जो लोकतंत्र, कानून के शासन और पारदर्शिता के साझा मूल्यों से जुड़े हैं। दो भाइयों की तरह इन दो राष्ट्रों ने भी महामारी में एक दूसरे का सहयोग किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये रिश्ते भारत ऑस्ट्रेलिया मित्रता का महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ये समझौता हमारे बीच छात्रों, प्रोफेशनल और पर्यटकों का आदान प्रदान आसान बनाएगा, जिससे ये संबंध और मजबूत होंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के रिश्ते पर बात करते हुए कहा कि इतने कम समय में इतने महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति बनना दिखाता है कि दोनों देशों के बीच कितनी आपसी विश्वास है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना
फिर बढ़ाएगा टेंशन। WHO का दावा, नया सी वेरिएंट ओमिक्रॉन BA.2 से 10% ज़्यादा संक्रामक। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस का एक नया म्यूटेंट वेरिएंट XE ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 से करीब 10% ज़्यादा संक्रामक हो सकता है। इसे लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जाहिर की है। सी ओमिक्रॉन के 2 सब लीनेज BA.1 और BA.2 का रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन है और WHO ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि जब तक इसके ट्रांसमिशन रेट और बीमारी के व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं देखा जाता, तब तक इसे ओमिक्रॉन वेरिएंट से ही जोड़कर देखा जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जयकारों से गूंज रहा है मां वैष्णो देवी का भवन, माता का दरबार विदेशी फूलों से महका, देश भर के भक्त आशीर्वाद लेने पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, चैत्र नवरात्र के लिए माता वैष्णो देवी का दरबार सज गया है। पूरे भवन परिसर विदेशी फूलों से महक रहा है और रात के समय बिजली की रंग बिरंगी झालरें अलग ही छटा बिखेर रही हैं। पहले नवरात्र पर दरबार में शीश नवाने के लिए वीरवार शाम 7 बजे तक 20,000 श्रद्धालु दर्शन ड्योही पार कर चुके थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर आ रही है। यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा का किया शुभारंभ। बोले, जनता स्वस्थ रहेगी तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को सिद्धार्थनगर जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा का शुभारंभ उन्होंने किया और दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वो सबसे पहले सिद्धार्थनगर में आए और इस कारण जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह दिखा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश की जनता अगर स्वस्थ रहेगी तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा और कहा कि कोई भी ग्रामीण सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा। उसे अप्रैल महीने में 3 बार सरकारी राशन मिलेगा। उन्होंने कहा कि गरीबों को योजनाओं का लाभ देना सरकार का काम है। सरकार इसमें पीछे नहीं है। सरकार हर गरीब को आवास आदि योजनाओं का लाभ दे रही है। विपक्ष के लोग सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि फिर से यूपी से है। यूपी में सपा के कद्दावर नेता को एक और झटका। आजम खान से संपत्ति वापस लेकर शाही परिवार को लौटाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को एक और झटका दिया है। जानकारी के मुताबिक बोर्ड ने रामपुर में सपा के कद्दावर नेता आजम खान के कब्जे से शाही परिवार की वक्फ संपत्ति को छुड़ाकर उस परिवार को वापस कर दिया। बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अन्य फैसलों के तहत मौलाना कल्बे जव्वाद को लखनऊ की दरियावाली मस्जिद का मुतव्वली बनाया गया है और आगरा स्थित मजार शहीद सालिस में भ्रष्टाचार के आरोपों के साबित होने के बाद वहां की प्रबंध कमेटी को बर्खास्त कर दिया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से जुड़ी आ रही है। गर्मी ने तोड़ा 121 साल का रिकॉर्ड। मार्च में सबसे ज्यादा रहा तापमान। लू पर मौसम विभाग ने किया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, देश भर में होली के पहले से ही इस बार तापमान बढ़ने के साथ गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। साथ ही मध्य मार्च से राजस्थान, गुजरात एवं मध्य प्रदेश समेत भारत के कई राज्यों में गर्म हवाएं यानी लू चल रही हैं। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि देश में इस साल तापमान में बढ़ोतरी ने गर्मी का 121 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि IMD के अनुसार भारत ने 121 वर्षों में इस साल औसतन मार्च महीने में अपनी सबसे गर्म दिनों को दर्ज किया है, जिससे देश भर में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.86 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। ये रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अधिकतम तापमान में बड़े अंतर से प्रेरित था। मौसम विभाग के मुताबिक भारत में इस साल औसतन मार्च महीने में अपने सबसे गर्म दिनों को दर्ज किया है। आंकड़ों के मुताबिक 1901 के बाद से मार्च महीना सबसे गर्म रिकॉर्ड है और मार्च 2022 में देश का औसतन अधिकतम तापमान 33.01 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर चुका है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन ने रूस पर कर दी एयर स्ट्राइक। ऑयल डिपो पर रॉकेट से हमला। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार हुआ ऐसा। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच जंग थमने की बजाय अब और तेज होती दिख रही है। रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि उसके देश में घुसकर हमला किया है यूक्रेन ने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने उसकी सीमा के 25 मील अंदर तक आकर तेल डिपो पर अटैक किया है। रूस का यह दावा ऐसे समय में आया है जब एक्सपर्ट्स ने कुछ दिन पहले ही कहा था
कि वो खुद अपने इलाकों पर और कुछ अटैक दिखावे के लिए करा सकता है और यूक्रेन पर आरोप मढ़ सकता है। रूसी अधिकारी ने कहा कि यूक्रेन के 2 सैन्य हेलीकॉप्टरों के जरिए यह अटैक किया गया है। रूस ने कहा कि उसके शहर में 2 यूक्रेनी हेलीकॉप्टर घुस आए और उन्होंने रॉकेट के जरिए अटैक किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने तुरंत युद्ध विराम की बात दोहराई। रूसी विदेश मंत्री से मुलाकात पर पीएमओ का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, दरअसल दोस्तों भारत के 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को दिल्ली पहुंचे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव ने शुक्रवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। पीएमओ के मुताबिक मुलाकात के दौरान रूस के विदेश मंत्री लाव्रोव ने पीएम नरेंद्र मोदी को यूक्रेन की स्थिति के बारे में जानकारी दी, जिसमें चल रही शांति वार्ता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंसा की शीघ्र समाप्ति के लिए अपने आह्वान को दोहराया और शांति प्रयासों में किसी भी तरह से योगदान करने के लिए भारत की तत्परता से अवगत कराया। वहीं आपको बता दें कि पीएमओ के मुताबिक रूसी विदेश मंत्री ने दिसंबर 2021 में आयोजित भारत रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए निर्णयों की प्रगति पर प्रधानमंत्री को भी अपडेट किया। आपको बता दें दोस्तों कि इससे पहले लाव्रोव ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच बातचीत के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिकी दबाव में नहीं झुकेगा भारत, सस्ते दाम पर रूस से और खरीदेगा तेल। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका से मिल रही चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत रूस से और भी कच्चा तेल खरीदेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि मॉस्को से और तेल खरीदने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। रूस से तेल की खरीद को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि जब हमें डिस्काउंट रेट पर तेल मिल रहा है तो क्यों नहीं खरीदें। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्र हित और उसकी जरूरतों को तरजीह देती हूं। हमने मॉस्को से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। अगर हमें कच्चा तेल कम दाम पर ऑफर किया जाएगा तो हम क्यों नहीं खरीदेंगे, जिससे हमारे देश की जनता को फायदा हो। जहाँ दोस्तों गौरतलब है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने वाले रूस पर अमेरिका कई आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है। अमेरिका के डर से दुनिया के कई देश रूस से अपना व्यापार बंद कर चुके हैं और यही वजह है कि करीब 40 दिन से युद्ध लड़ रहे रूस को चारों तरफ से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।